तो चलिए टाइम नहीं लगाते बिल्कुल और बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासें आप तक आसानी से पहुंच पाए। ओके, तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पूछा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। इस क्रिटिकल बुक के राइटर का नेम बताना है। एसी ब्रैडले, एल्सी नाइट, ओडी लेविस, फ्रैंक कैरमोडी। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? संध्या, अनु, स्मिता, सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, एल्सी नाइट बताया जा रहा है। याद रखेंगे एल्सी नाइट बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एल्सी नाइट ने जो 1933 में बुक लिखी थी, ओके 1933 में लिखी थी, 1933 में इसको पब्लिश किया गया था। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ रिटन बाई एल्सी नाइट। नोटेड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड सेकंड चांस थ्रू द रीयूनियन ऑफ फैमिली और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। यानी ऐसा विलियम शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा है जिसमें आपको रिडेम्पशन और सेकंड चांस यानी कि दूसरा अवसर देने का मौका मिलता है? चलिए, ओके मैजबीन, ऑप्शन बी आ रहा है। गुड इवनिंग ममता, सभी लोगों को गुड इवनिंग। रिडेम्पशन एंड सेकंड चांस। तो विंटर्स टेल, मीजर फॉर मीजर, पेरिकल्स, द प्रिंस ऑफ टाइल, all's well that ends well. So right answer goes to which of the following option? ऑप्शन अनु का आ रहा है सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जिन लोगों का राइट आंसर है तो विंटर्स टेल, जिसमें क्या है जो किंग लियोन्टेज है, ठीक है ना, उसकी एक बेटी है प्रेडिटा और उसकी वाइफ का नाम क्या है? हार्मोइन। इनिशियली जब ये देखते हैं तो काफी ट्रेजिक हमें नजर आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ से अलग रहता है। हार्मोन इज सपोज टू बी डेथ, बट आफ्टर ऑल जब प्ले एंड होता है इट इज अ हैप्पी एंडिंग और सभी रीयूनियन या रीयूनाइटेड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो विंटर्स टेल, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन विच प्ले द लाइन आउट डैम्ड स्पॉट। बहुत पॉपुलर फ्रेजेस हैं ये, आउट डैम स्पॉट ऑकर्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, हैमलेट या फिर मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है ये लाइनें किस ड्रामा में आपको देखने के लिए मिलती हैं? स्मिता, अनु, ममता, क्वेश्चन नंबर 3 बताना, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। आउट डैम स्पॉट। चलिए, नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। तो आउट डैम स्पॉट, थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, स्पॉट की बात हो रही है। स्पॉट का मतलब धब्बा होता है, बेसिकली यहाँ पर ब्लड स्पॉट की बात है ना। तो ये जो स्पीच है या ये कोटेशन है, ये कोटेशन के कुछ वर्ड्स पिकअप किए गए हैं, ठीक है ना। ये स्पीच बोली गई है किसके द्वारा? लेडी मैकबेथ के द्वारा। आफ्टर द किंग डंकन वाज मर्डर देन शी जस्ट गो आउट टू वॉश हर हैंड। अपने हाथ धोने के लिए जाने की कोशिश करती है एंड स्पीक आउट डैम स्पॉट, यानी ये स्पॉट है ये दूर हो जाए, कमांड देने की कोशिश करती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात की जाए कि किस में आपको देखने के लिए मिलेगा तो एक्ट 5 में इंसिडेंट है, एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, चलिए, लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है इन मैकबेथ लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग एंड हैंड वॉशिंग रिफ्लेक्ट, यानी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, हैंड वॉश करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है, बहुत ही इमीडिएट कोशिश करती है, एंड स्लीप वॉकिंग। तो ये चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? स्लीप वॉकिंग और हैंड वॉशिंग क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? हर ग्रोइंग पैरोनिया अबाउट बिट्रियल, हर इनेबिलिटी टू रिड हरसेल्फ ऑफ गिल्ट, हर डिजायर टू रीगेन मैकबेथ्स अफेक्शन, हर फियर ऑफ लॉसिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका राइट आंसर आ रहा है हर इनेबिलिटी टू राइड हरसेल्फ ऑफ गिल्ट। आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन शी वाज विक्टिम ऑफ सेल्फ गिल्ट, देन शी गो आउट टू वॉश हर हैंड एंड कमांड हर
ब्लड स्पॉट टू गो आउट, ठीक है ना, बट क्या है कि उसका जो गिल्ट है उससे वो छुटकारा नहीं पा पाती, दैट इज वाई इट शोज हर इनएबिलिटी टू राइड हर सेल्फ ऑफ गिल्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एक्सप्लोर colonialism and the encounter between the old and new worlds? Right answer goes to The Tempest, Othello, Henry V, Antony and Cleopatra. क्वेश्चन नंबर 5 बताना है colonialism और एनकाउंटर बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड्स, ये आपको इसकी ये जो थीम्स हैं ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं? चलिए अनु, स्मिता, प्रीति, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करें जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करा पाए। ओके, चलिए नो आंसर, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, द टेम्पेस्ट, ठीक है ना, द कॉलोनियलिज्म एंड एनकाउंटर बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसको डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है उसमें। द प्ले रिचार्ड थर्ड पोर्ट्रेज रिचार्ड एज, विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल ड्रामा है रिचार्ड थर्ड। इसमें जो मेन कैरेक्टर है किंग रिचार्ड, उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है? एज अ हीरोइक लीडर फाइटिंग अगेंस्ट टायरनी, अ कनिंग विलेन ड्राइवन बाय एम्बिशन, अ ट्रेजिक फिगर कंज्यूम्ड बाय गिल्ट, ए लॉयल सब्जेक्ट बीट्रेड बाय द क्राउन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी एग्जैक्टली, ठीक है ना, ही इज अ कनिंग मैनिपुलेटिव, और बोल सकते हैं हर तरीके की ईविल, करप्शन, सैडिस्टिक, मैनिपुलेटिव, कनिंगनेस, सारी जो बुराइयां थी उसके अंदर थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ही इज द मेन कैरेक्टर एंड एज अ विलेन ऑफ द ड्रामा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज सेंट्रल टू द टेम्पेस्ट? विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसकी सेंट्रल थीम क्या है? The reconciliation of power and mercy, the conflict between fate and free will, the dangers of unchecked ambition, C और the resilience of human love। पूछी जा रही है which of the following theme is central to the tempest। यहाँ पर जो थीम्स दी गई हैं इनमें से जो मुख्य थीम है वह क्या है द टेम्पेस्ट के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़े से आंसर आपके स्लो आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। अनु, स्मिता, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिनका राइट आंसर है द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पावर एंड मर्सी, यानी फ्रेंडली बिहेवियर विद द पावर एंड मर्सी, जो भी डिस्प्यूटेशन था, जो भी चीजें थी उनके बीच में वो सारी सॉल्व हो जाती हैं और सब कुछ सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन हैमलेट द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी रिफ्लेक्ट्स हैमलेट। ये जो फ्रेज है टू बी और नॉट टू बी, इट इज अ पार्ट ऑफ हैमलेट्स लॉन्ग सोलिलोक्वी या द फर्स्ट सोलिलोक्वी बाय हैमलेट्स। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडिसीजन अबाउट एवेंजिंग हिज फादर्स डेथ, या कंटेम्पलेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, और स्ट्रगल विद हिज लव फॉर ऑफेलिया, या डिजायर टू रिक्लेम द डेनिस थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है टू बी और नॉट टू बी रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है बताइए? चलिए ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, वेरी गुड। जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कंटेम्पलेशन ओवर लाइफ एंड डेथ, टू बी और नॉट टू बी, जीऊं और मर जाऊं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, इट ऑकर्स इन विच ऑफ द शेक्सपियर प्ले? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, बाकी आगे बहुत भी स्पीच है, आपको सिर्फ इतना ही पहचानना है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है, किस प्ले में ये लाइन आपको देखने के लिए मिलती है, ये पूछा गया है। 9th ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ। एग्जैक्टली किसके द्वारा बोली गई है? मैकबेथ के द्वारा बोली जाती हैं। कब बोली जाती हैं? जब लेडी मैकबेथ सुसाइड कर लेती है, मीन टू से जब मर जाती है और उसको इसकी खबर मिलती है, देन ही स्पोक लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? इजी क्वेश्चन है, ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है? ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का कंप्लीट टाइटल या फिर सबटाइटल पूछा जा सकता है, आपको बताना है क्या रहेगा।
चलिए अनु स्मिता ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट और वाट यू विल, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, बहुत पॉपुलर लाइन है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में ये लाइनें पूछी जाती हैं। ये लाइनें किस प्ले में आपको देखने के लिए मिलती हैं? हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द टेम्पेस्ट और ट्वेल्थ नाइट। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। वेरी गुड स्मिता, ममता, सुनील कुमार, अनु। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हैमलेट, हैमलेट एक्ट 5 और 6 सेकंड में ये लाइनें कब बोली जाती हैं? व्हेन होरेशियो सजेस्ट हैमलेट नॉट टू ड्वेल विद लेडीज, ठीक है ना। बट वो क्या कहता है कि इट इज इन द हैंड ऑफ गॉड, मीन टू से इट इज द विल ऑफ गॉड, कि मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। बिकॉज देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, यानी एक छोटी सी स्पैरो की जिंदगी के लिए भी भगवान ने कुछ न कुछ तय कर रखा है, उसका जीवन भी उसी के हाथ में होता है। तो फिर मेरी जिंदगी और मौत का सवाल किसी दूसरे के हाथों में नहीं हो सकता। गॉड की विल होगी तो मैं मर जाऊंगा, और गॉड की इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं मरूंगा, ठीक है ना। हारना जीतना तो एक अलग बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हैमलेट के द्वारा बोली जाती है। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन हैमलेट एंड हिज फ्रेंड होरेशियो, ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वैगनेस, दिस लाइन ओकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? हैमलेट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये भी काफी पॉपुलर स्पीच है, सभी लोगों को याद कर लेनी है कि ये स्पीच किस प्ले में, किस ड्रामा में आपको देखने के लिए मिलती हैं, किसके द्वारा बोली जाती हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, नो नो नो, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी से। 12 का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए द टेम्पेस्ट, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है टेम्पेस्ट, ठीक है ना। और ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं? प्रोस्पेरो के द्वारा बोली जाती हैं, एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में। एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में किसके द्वारा बोली जाती हैं? प्रोस्पेरो के द्वारा बोली जाती हैं, नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज कैन नॉट वाइदर हर नोर कस्टम स्टेल हर इनफाइनिट वेराइटी इज द कोटेशन बिलोंग टू व्हाट? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑथिलो, टीटस, एंड्रोनिकस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, ये जो कोटेशन है ये किस प्ले से संबंधित है? यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। चलिए एनोबार्बस, बिल्कुल ठीक है। अनु का आंसर आ गया, एनोबार्बस के द्वारा ये लाइनें बोली गई हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एनोबार्बस के द्वारा बोली जाती है। ये कौन है? ये फ्रेंड है, किसका फ्रेंड है? ये फ्रेंड किसका है? ये मार्क एंटोनी का। ये क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के बारे में, उसके अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, याद रखेंगे। एक्ट 2 और 3 सेकंड में ये लाइनें बोली जाती हैं, एक्ट 2 एंड सीन 2। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रैलिटी द नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर ऑकर्स इन विच एक्ट? देखिए कोटेशन बहुत इजी है, बहुत पॉपुलर है, सबको याद होगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया गया है ये बोलकर कि ये किस एक्ट में है, ठीक है। चलिए, जूलियस सीजर एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, ऑथिलो एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 14 बताना है जल्दी जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायोरिटी दाई नेम इज वीमन, ठीक है ना, महिला का दूसरा नाम ही क्या है, धोखा है। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, बहुत ही पॉपुलर स्पीच है। विलियम शेक्सपियर ने पूरी की पूरी जो वीमनहुड है, महिला जाति है, उसको यहां पर धोखेबाज बोल दिया है कि महिला का दूसरा नाम क्या है, धोखेबाज है। और ये किस स्पीच में बोला गया है, ये हैमलेट के माध्यम से, थ्रू द माउथ ऑफ हैमलेट इन द प्ले हैमलेट इन एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकंड में आपको ये लाइनें देखने के लिए मिलेंगी। तो उसे पता पड़ता है कि उसकी खुद की माँ गर्ट्रूड, ठीक है ना, इज द कंपनी इन मर्डरिंग हिज फादर विद क्लॉडियस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज। किसने कहा है कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में केवल हीरोइंस होती हैं, हीरो नहीं होते हैं। बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लिल, विलियम हैजलिट। किसने कहा है कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस होती हैं, हीरो होते ही नहीं है। जैसे एज यू लाइक इट को ही देख लो, तो एज यू लाइक इट में उन्होंने जो मेंशन किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें हीरोइंस का ज्यादा रोल है हीरो की बजाय। बिल्कुल ठीक है ना, नीलम जॉन रस्किन, बिल्कुल ठीक है। जॉन रस्किन ने जो ऑब्जर्व किया है वो यही किया है, स्पेशली इन कॉमेडीज, कि उनकी जो ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, उनमें हीरोइन तो हैं बट हीरो नहीं है। हालांकि हीरो होते हैं बट हीरो का जो रोल है वो इतना ज्यादा नहीं जितना हीरोइंस का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। यानी ये बोला गया है विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा वर्क है जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है और ये सिग्नल देता है कि उस समय विलियम शेक्सपियर कैसे थे, इमेच्योर थे, समझदार नहीं थे, ठीक है ना। नेदर फॉर कंटेंट और नॉर फॉर आर्टिस्टिक क्वालिटी। वीनस एंड एडोनिस, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर आ रहा है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। अरे कहां जा रहा है, वीनस एंड एडोनिस क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसको विलियम शेक्सपियर ने इसमें लिखा है, 6 लाइन स्टैंजा में लिखा है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या लिखी है उन्होंने, ए बी टी सी, ओके, याद रखेंगे। और इसके बारे में बोला गया द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन, द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग दीज फॉलोइंग पेयर फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर्स। यहाँ हमें कॉमेडी और उन कॉमेडीज में जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देखना है कि कौन सा मिसमैच है। लव स्लीवर्स लॉस्ट में बेरान एंड रोजलिन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में वेनेडिक एंड विट्राइस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेसोनियो पोर्शिया, और एज यू लाइक इट में ऑर्लैंडो एंड रोजलिन। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है किस पेयर में मिसमैच है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, मच एडो अबाउट नथिंग, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कैरेक्टर्स दिए गए हैं वेनेडिक एंड विट्राइस। ये वेनेडिक एंड विट्राइस जो कैरेक्टर है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम के नहीं है, ये किसके हैं, मच एडो अबाउट नथिंग नाम की जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसके कैरेक्टर्स हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 कास्केट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस सिंबलाइज। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो 3 कास्केट सीन होता है, ठीक है ना, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड, ये क्या सिंबलाइज करते हैं, द डेंजर ऑफ ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, द इंपोर्टेंस ऑफ विजडम एंड इनर वर्च्यू, और द इनवाइटेबिलिटी ऑफ फेट, द ट्रिम्फ ऑफ ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ विजडम, बिल्कुल ठीक है। जो गोल्ड एंड सिल्वर वाला जो कास्केट है वो क्या शो करता है, वो सुपरफिशियल डिजायर्स को रेफरेंस देता है, और जो लीड कास्केट है वो क्या है, ट्रू लव, ट्रू वैल्यू एंड ट्रू आइडेंटिटी को रेफर करता है। यहाँ पर जो सिंबलाइज है वो है द इंपोर्टेंस ऑफ विजडम एंड इनर वर्च्यूज। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन मैकबेथ द कैरेक्टर ऑफ बैंको इज ऑफन सीन एज।
मैकबेथ नाम की जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसमें बैंकू कैरेक्टर है। इसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है? ए फॉइल टू मैकबेथ्स एम्बिशन, एन एनेबलर ऑफ मैकबेथ्स टायरेनी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ए सिंबल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। अब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जब कर पाएंगे जब आप लोगों ने उसकी समरी को पढ़ लिया होगा, यानी उसकी स्टोरी आपको पता होगी, तभी तो आप बता पाएंगे कि किस कैरेक्टर का रोल क्या है। तो अभी काफी टाइम है आपके एग्जामिनेशन में, लगभग 2 मंथ तो है ही, लगभग 2 मंथ में अगर आप चाहेंगे तो जितने इंपोर्टेंट प्ले हैं, इंपोर्टेंट प्ले का मतलब जो बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ऐसे प्लेज की समरी आपको औरली याद होनी चाहिए और उसके जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि किसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है पूरे ड्रामा में। ओके, तो राइट आंसर गोज टू ए फॉइल टू मैकबेथ्स एम्बिशन, यानी मैकबेथ की जो एम्बिशन है किंग बनने की, पूरे स्कॉटलैंड को हड़पने की, उस एम्बिशन के बीच में, हालांकि वो कंप्लीट कर लेता है, बट उस एम्बिशन के बीच में आता कौन है? बैंकू। दैट इज वाई ही सपोज टू अ फॉइल। फॉइल का मतलब है किसी चीज को विफल कर देने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट कैलिबन्स कैरेक्टर इज ऑफन इंटरप्रिटेड एज ए सिंबल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टेम्पेस्ट पर बेस्ड, उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो क्वेश्चन आ गया है, इन द टेम्पेस्ट कैलिबन इज अ monster like figure in the play and the character is often interpreted as a symbol of what? इसको किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है? The consequences of rebellion, colonial oppression and the noble savage, the folly of revenge और the resilience of human nature। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है? कॉलोनियल ऑपरेशन किसके लिए यूज किया गया है? कैलिबन के लिए, बिकॉज द आइलैंड वेयर कैलिबन लिव्स, किसकी ओनरशिप थी उस पर? कैलिबन और उसकी मदर की, ठीक है ना। बट व्हेन प्रोस्पेरो गो देयर, तो क्या होता है? प्रोस्पेरो इज जस्ट लाइक अ कॉलोनाइजर, ठीक है ना, जैसे कि यूरोपियन, तो वहां जाकर उसने उस पर कब्जा कर लिया और इट इज जस्ट सपोज एज ए नोबल सेवेज, अनपढ़ गवार के तरीके से इसको यहाँ पर शो किया गया है। प्रोस्पेरो ने उसे सिखाने की कोशिश की है, दैट इज वाई ही इज अ कॉलोनाइज, ठीक है ना, कॉलोनाइज। और प्रोस्पेरो कौन है? कॉलोनाइजर यानी बाहरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बोथ क्रिटिसाइज एंड सिंपैथाइज्ड विद, बिकॉज, यानी उसकी आलोचना भी की गई है, उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाई गई है। क्या रीजन है इसके लिए? शी रिप्रेजेंट ग्रीड एंड एम्बिशन, हिज पोर्ट्रेयल रिफ्लेक्ट्स एंटीसेमिटिक एटीट्यूड, और ही इज अ ट्रेजिक फिगर सीकिंग जस्टिस, या बोथ बी एंड सी। याद रखेंगे, पूछा यह गया है कि उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है और उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाई गई है ड्रामा में। ऐसा क्या रीजन है, क्या उसके अंदर खूबी है, किस तरीके से उसे पोर्ट्रे किया गया है? जी हाँ, चलिए नीलम, अनु, स्मिता, ममता, सभी लोग बताएं। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी है, हिज पोर्ट्रेयल रिफ्लेक्ट्स एंटीसेमिटिक एटीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है, एंटीसेमिटिक एटीट्यूड दिखाया गया है। बट ही इज अ ट्रेजिक फिगर आल्सो हु सीक जस्टिस, क्योंकि उसका पैसा किसके पास था? बेसोनियो के पास पैसा था, ऑन बिहाफ एंटोनियो, और वो जस्टिस के लिए कोर्ट में जाता है। बट वहां पर उसके अंदर एक जेलसी थी, क्या कि वो 1 पाउंड फ्लैश मांगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, मिंटू से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां पर है ही रिप्रेजेंट ग्रीड, तो उसके अंदर लालच नहीं था। याद रखें, उसने वो जो पैसा दिया था वो लालच में नहीं दिया था, ना धन कमाने की इच्छा से दिया था, उसने जेलसी में दिया था, क्योंकि वो एंटोनियो से काफी ज्यादा जेलस था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले यूजेज पेस्टोरल एलिमेंट टू एक्सप्लोर थीम ऑफ लव एंड एक्साइल। ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसकी थीम है लव एंड एक्साइल? एज यू लाइक इट, द विंटर्स टेल, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और लव्स लेबर्स लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है।
कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सोनी मिश्रा ऑप्शन डी बता रहे हैं। लव्स लेबर लॉस्ट नहीं है, एज यू लाइक इट है, ठीक है ना। एज यू लाइक इट में जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन है ये काम करता है एज अ पेस्टोरल सेटिंग, ठीक है ना। फीब और गैनीमीड जो शेफर्ड लाइक फिगर हैं ये काम करते हैं पेस्टोरल फिगर के रूप में। दैट इज भाई आंसर है हमारा लव एंड एक्जिल। एक्जिल क्या है? ये सभी लोग एक्जाइल्ड करके जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन है वहीं पर तो गए थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द विचेज इन मैकबेथ आर ऑफन इंटरप्रेटेड। जो 3 विचेज हैं, वियर्ड सिस्टर हैं, उनको किस तरीके से इंटरप्रेटेड किया जा सकता है? एजेंट्स ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, प्रोजेक्शंस ऑफ मैकबेथ्स एम्बिशन, सिंबल ऑफ क्यूस एंड इविल, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है जो वियर्ड सिस्टर हैं, 3 विचेज हैं, उन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? चलिए ऑल बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है ऑल। एजेंट्स ऑफ फेट एंड डेस्टिनी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ मैकबेथ्स एम्बिशन, यही तो थी जिन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया था, यानी कि एक तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार कर दी थी जिसके कारण मैकबेथ के अंदर क्या आ गया था? एम्बिशन आ गई थी। और सिंबल ऑफ क्यूस एंड इविल, बुराई का प्रतीक है ये। मिंटू से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। यहां पर कुछ ड्रामा दिए गए हैं, पूछा यह गया कि लास्ट फेज का ड्रामा कौन सा नहीं है? टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, सिम्बेलिन और एज यू लाइक इट। 24 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एज यू लाइक इट एग्जैक्टली, जिनका राइट आंसर है एज यू लाइक इट। 1599 में इसको लिखा गया था, है ना। और ये क्या है? ये थर्ड या फिर बोल सकते हैं मिड टर्म का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर व्हाट? द कॉमेडी ऑफ आइडियाज, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले और रोमांटिक कॉमेडी। लव्स लेबर्स लॉस्ट किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 बताना है। चलिए स्मिता ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड और विच प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड? ठीक है ना। तो मैकबेथ, पेरिकल्स, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और टीटस एंड्रोनिकस। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है जल्दी जल्दी से। पेरिकल्स बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है पेरिकल्स। इसको एज अ क्वार्टो पब्लिश किया गया था 1609 में, 1609 में इसको एज अ क्वार्टो पब्लिश किया गया था। ओके, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन 1623 फर्स्ट फोलियो। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन? ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। नाउ इट्स योर टर्न। हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ लुक्रेस, वीनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस वर्क को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट आयर ऑफ माय इन्वेंशन कहा है। चलिए कोई बात नहीं है, गुड, वेरी गुड, इट्स विराट 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है वीनस एंड एडोनिस। क्या है ये? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 6 लाइन स्टैंजा में इसको कंपोज किया गया है और इसकी जो थीम है ए बी शी, जिसकी थीम है, इस पर इसकी थीम काफी बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आप लोग इसकी थीम को जरूर याद रखें, ए बी शी। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। तो ये किसके बारे में कहा गया, यानी किसको देखकर मिरिंडा ये बोलती है? मिरिंडा कौन है? प्रोस्पेरो की बेटी है, ठीक है ना। किसी को देखती है और देखने के बाद में वो ये वर्ड्स एक्सप्लेन करती है। तो कैलिबन को देखती है, फर्डिनेंड को देखती है, स्टीफानो को देखती है, अलोंसो को देखती है। किसको देखने के बाद में उसका ये रिएक्शन होता है? फर्डिनेंड, बिल्कुल ठीक है। फर्डिनेंड कौन है? तो प्रिंस ऑफ नेपल्स, और दूसरे तरीके से कहा जाए तो सन ऑफ किंग अलोंसो। अलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स।
अच्छा, इसका रीजन क्या होता है? मिरिंडा नेवर सीज एनी ह्यूमन बीइंग बिसाइड हिज फादर और मॉन्स्टर लाइक फिगर कैलिबन। पहली बार उसने किसी गैर मर्द को देखा था जिसे देखकर उसे ऐसा लगा कि कोई मॉन्स्टर या कोई स्पिरिट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर ओपन इन 1585, 1593, 1599, 1603। ग्लोब थिएटर की ओपनिंग कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे, ग्लोब थिएटर की ओपनिंग कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके ओके, नीलम, ममता, विराट और स्मिता। 1599, इट वाज बिल्ट इन 1599 एज वेल एज ओपन इन 1599, यानी 1599 में ही इसको बिल्ट किया गया था शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस के द्वारा, और 1599 में ही इसकी पहली ओपनिंग की गई थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, शेक्सपियर सोनेट 18 इज फेमस फॉर कंपेयरिंग द बिलव्ड टू व्हाट? विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 है, उसमें उसने जो बिलव्ड है उसे किससे कंपेयर किया है? ए समर्थ डे, अ फ्लीटिंग ड्रीम, और रियर एंड रेडिएंट फ्लावर, ए स्टार इन द हेवंस। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, समर्थ डे, ठीक है ना। इसका जो टाइटल है वो यही तो है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्थ डे, काश मैं तुझे या फिर मैं तुझे एक सन्स डे यानी कि शेल आई कंपेयर टू दी समर्स डे, मैं तुझे गर्मियों के दिन से तुलना करता हूं, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो कैसा है? गर्मियों के दिनों के तरीके से। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है।